प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं प्रकृति के सुकुमार एवं कोमल कल्पना के कवि सुमित्रा नंदन पंत के जीवन से संबंधित घटनाओं और उनकी रचनाओं के विषय में बिल्कुल सरलतम तरीके से और आधुनिक तकनीक के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्रिय शिष्यों, प्रकृति के सुकुमार कविवर पंत जी ने लिखा है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल ज्वाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ईश्वर की इस अनुपम उपहार प्रकृति से नाता तोड़ना और द्रुमों अर्थात पेड़ पौधों की शीतल छाया को छोड़ना कविवर पंत के लिए असहनीय है। वह चिर यौवना प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य में इतनी गहराई के साथ रमे हैं कि वे कहते हैं कि तरुण उषा का अरुण उनकी अधखुली आँखों में बिंध जाता है। विजन निशा में खद्योतों के साथ वे खेलते हैं। कुमुद कला उन्हें किलकाती है, तारावली उन्हें रिझाती है, मरुत उनकी अलकों में चंचल स्पर्श देता है, कुसुम उन्हें हंसना सिखाते हैं, मृदु लहरों ने उन्हें पुलकाया है, मधुप बालिका ने उनके मानस को बहलाया है, मधुकरी उनकी मधुर हृदय वीणा पर मधुर मधुर राग गाती है। प्रिय शिष्यों, प्रकृति के इस अनुपम अलौकिक सौंदर्य में लीन छायावादी स्तंभ कविवर पंत जी के जीवन मूल्यों, आदर्शों एवं उनके साहित्यिक योगदान के विषय में मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले उनका जो संक्षिप्त परिचय है उनके विषय में मैं बताऊंगा। आप लोग देखें, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। छायावादी काव्य की संपूर्ण कोमलता और कमनीयता उनके काव्य में साकार हो उठी है। प्रकृति के हरे भरे वातावरण में बैठकर जब ये कल्पना लोक में खो जाते थे तो प्रकृति की सुंदरता का सृजन स्वयं ही मूर्त हो उठता था। प्रकृति के इस अनुपम चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में बसे कूर्मांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी माताजी का निधन हो जाता है और इसके कारण लालन पालन इनकी दादी ने इनका किया। गांव की पाठशाला और राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद काशी की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। अल्मोड़ा में ही पढ़ते समय ही इन्होंने अपना नाम कुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इसके बाद जब वे इलाहाबाद के सेंट्रल म्योर कॉलेज से इंटर कर रहे थे तभी गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ बैठे और स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि का इन्होंने अध्ययन किया। अपने कोमल स्वभाव के कारण ही सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में ये काला कांकर आ गए। वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा इन्होंने 1940 में निकाली। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर के लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संबंध स्थापित किया और भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी भ्रमण में इनका श्री अरविंद घोष से परिचय हुआ और उनके दर्शन से प्रभावित होकर के प्रयाग लौट करके अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए जिन पर अरविंद जी का दर्शन का स्पष्ट प्रभाव झलकता है, जैसे कि स्वर्ण किरण,
स्वर्णधूलि, उत्तरा आदि इनकी रचनाओं पर अरविंद घोष जी के दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है। सन 1950 में आकाशवाणी से संबद्ध हुए और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करने लगे। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। लोकायतन पर इनको सोवियत पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 29 दिसंबर सन 1977 को इनका निधन हो गया। अब इसके आगे इनकी जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनके विषय में जानेंगे। कृतियां 4 प्रकार की हैं। सबसे पहला काव्य रचनाएं, दूसरा गीति नाट्य, तीसरा उपन्यास और चौथा कहानी संग्रह। अब एक एक के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला काव्य रचनाएं। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो 14 चर्चित रचनाएं हैं, जिसमें सबसे पहला जो सबसे चर्चित रचना है वो है वीणा, जो 1919 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी रचना उच्छ्वास, 1919 में ये भी रचना प्रकाशित हुई थी। तीसरी ग्रंथि 1920 में, चौथा पल्लव 1926 में, पांचवां गुंजन 1932 में, छठवां युगांत 1937 में, सातवां युगवाड़ी 1938 में, आठवां ग्राम्या 1940 में। और इस प्रकार से 8 रचनाएं। अब आगे नौवीं रचना है वो स्वर्ण किरण 1947 में, 10वां युगांतर 1948 में और 11वां उत्तरा 1949 में, 12वां चिदम्बरा 1958 में। चिदम्बरा इनकी 1958 में प्रकाशित हुई थी। 13वां कला और बूढ़ा चाँद 1959 में और 14वां लोकायतन, जो इनकी अंतिम रचना रही है। इस प्रकार से ये काव्य रचनाएं 14 प्रकार की चर्चित काव्य रचनाएं रही हैं। अब इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि गीत नाट्य इन्होंने कौन कौन सा लिखा है। तो 3 प्रकार के गीत नाट्य हैं। पहला ज्योत्सना, दूसरा रजत शिखर और तीसरा अतिमा। ये 3 प्रकार का गीत नाट्य है। उपन्यास इनका एक है जो हार के नाम से प्रकाशित हुआ था और 1960 में ये प्रकाशित हुआ था। अब कहानी संग्रह, इनकी कहानी संग्रह भी एक ही है और जो 5 कहानियाँ नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। काव्यगत विशेषताओं को 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो सबसे पहले हम भाव पक्ष देखेंगे कि भाव पक्ष के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो 3 प्रकार का भाव पक्ष से संबंधित 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। पहला प्रकृति चित्रण। पंत जी, जो चतुर चितीरे पंत जी हैं, प्रकृति की प्रत्येक धड़कन को उन्होंने सुना है, उनकी प्रत्येक गति को उन्होंने पहचाना है, प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को अपनी खुली आँखों से उन्होंने देखा है। वह प्रकृति सुंदरी के इस अलौकिक आकर्षण को छोड़कर मानवीय सौंदर्य की ओर उन्मुख नहीं होते हैं और इस सचेतन प्रकृति में ही उन्हें अनुपम और अद्भुत सौंदर्य की झांकी मिल जाती है, क्योंकि रात को नक्षत्रों में से उन्हें कोई बुलाता हुआ जान पड़ता है। मेघों में चमकती बिजली उन्हें मौन इंगित करती हुई मालूम पड़ती है। सुगंध के रूप में उनके पास कोई मौन संदेश भेजता है। लहरों के हाथों से कोई उन्हें मौन बुलावा देता है और खद्योतों के द्वारा कोई उन्हें पथ दिखलाता है और स्वप्न में भी कोई छाया जगत में मौन रूप में उन्हें घुमाता है। इस प्रकार पंत ने अपनी जो प्रारंभिक कविताएं हैं उनमें
प्रकृति के सुंदर, चिर सुकुमार और चिर सचेतन रूप में सुंदर सुंदर चित्र अंकित करके खड़ी बोली कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण की एक अद्भुत एवं नूतन प्रणाली का श्री गणेश किया है। जो दूसरी विशेषता है, सौंदर्य के कवि के रूप में पंत जी जाने जाते हैं। सौंदर्य के उपासक पंत की सौंदर्यानुभूति के तीन मुख्य केंद्र हैं, प्रकृति, नारी और कला। उनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति को देखकर विभोर हो उठता है। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव आदि प्रारंभिक कृतियों में प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित होता है। आगे चलकर गुंजन आदि काव्य रचनाओं में कविवर पंत का प्रकृति प्रेम मांसल बन जाता है और नारी सौंदर्य का चित्रण करने लगता है। पल्लव एवं गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक ही हो गए हैं। और जो तीसरी विशेषता है, कोमल कल्पना के कवि। पंत की संपूर्ण कविता का मेरुदंड उनकी उर्वरा कल्पना शक्ति है। पंत कोमल एवं सुकुमार कल्पना के कवि हैं। उनकी यह कल्पना सर्वथा अजेय, अपराजित, अलौकिक एवं अद्भुत है। वह नवोन्मेषशालिनी और नूतन सृष्टि विधायिनी है। अपनी इसी अनुपम और अप्रतिम कल्पना के सहारे पंत जी ने प्रकृति के अत्यंत मनोरम झांकियाँ अंकित की हैं। पंत ने अपने इस सतरंगी कल्पना के बलबूते पर प्रकृति को चिर यौवना के रूप में अंकित किया है। पंत की चिर यौवना प्रकृति अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। अनुपम सुकुमारता उसके अंग अंग में समाई हुई है और अपने अद्भुत आकर्षण के कारण वह सचेतन प्राणियों से भी अधिक मादक एवं मोहक है। इस प्रकार से ये भाव पक्ष के तीन बिंदु की व्याख्या मैंने किया। जो कला पक्ष है, कला पक्ष में तीन बिंदु है, भाषा, शैली और अलंकार एवं छंद। पंत जी की जो भाषा है, सबसे पहले भाषा के विषय में हम बात करेंगे कि पंत जी की जो भाषा है वो चित्रात्मक भाषा है। चित्रों के माध्यम से वो अपनी भाषा का प्रस्फुटन करते हैं। साथ ही उसमें संगीतात्मकता के गुण भी मौजूद हैं। उन्होंने कविता की भाषा एवं भावों में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है। उनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में चित्रात्मकता अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। कोमलकांत पदावली से युक्त सहज खड़ी बोली में पद लालित्य का गुण विद्यमान है। पंत और शैली, अब देखते हैं दूसरा बिंदु की शैली। जो पंत जी की शैली है उसमें छायावादी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं, जैसे लाक्षणिकता, जो छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता है, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता आदि बहुत सारे बिंब विधान आदि ये सब पर्याप्त रूप में मौजूद हैं। अलंकार एवं छंद, पंत जी को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति जैसे अलंकार विशेष प्रिय थे। वे उपमाओं की लड़ी बांधने में अत्यंत सक्षम थे। उन्होंने मानवीकरण एवं ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों के भी प्रयोग किए। इन्होंने नवीन छंदों का प्रयोग किया, मुक्तक छंदों का विरोध किया, क्योंकि वे उसकी अपेक्षा तुकांत छंदों को अधिक सक्षम मानते थे। अब साहित्य में स्थान, कविवर पंत जी का साहित्य में क्या स्थान रहा है, इसके विषय में जानेंगे। कविवर पंत की काव्योपलब्धियों का अनुशीलन करने पर यह ज्ञात होता है या ये हमें पता चलता है कि पंत के कवि विहंग ने छायावाद के उन्मुक्त नील गगन में अपनी आँखें एवं पाँखें दोनों खोली थीं और प्राकृतिक सौंदर्य पर लट्टू होकर कल्पना की बड़ी ऊंची उड़ानें भी भरी थीं।
खड़ी बोली काव्य को पंत जी ने नवीन सौंदर्य बोध, रंगीन बहुमुखी कल्पना शक्ति, गहन एवं सजीव अनुभूति, सहज सुकुमार प्रकृति प्रेम, जीवन के प्रति तीव्र आस्तिकता, भावना की स्वच्छता, कोमलता एवं रमणीयता, शब्दों की अनुपम परिष्कृति, स्वरों की मधुर मिठास, विचारों की परिपक्वता एवं प्रौढ़ता, विविध बहुरंगी रचना शैली एवं उच्चतम अभिव्यंजना शक्ति प्रदान की है। इन सब के लिए कविवर पंत हिंदी की नूतन काव्यधारा में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हैं। इस प्रकार से ये कविवर पंत जी का जीवन परिचय, जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन मैंने किया है और अब ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।